एटीपी बनाते हैं, हाँ वैसे जी। हम पढ़ते हैं कि एक NADH 3 एटीपी बनाता है, तो यहाँ पे एक हाँ जी, मैं NADH। भी वही बताऊंगा बेटे, वही मैं बताने लगा हूँ। ओके सर। ठीक है, क्लियर है? ओके। वही वही देखिए। सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो बेसिकली हम पढ़ते हैं कि एक सिस्टम है जिसमें इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्टेशन होती है। सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हमने पहला स्टेप जो पढ़ना है वो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्ट पढ़नी है। ठीक है, और ये एक सीरीज ऑफ रिएक्शन होते हैं। रिएक्शन है एक सीरीज में परफॉर्म होते हैं, और ये ऑक्सीडेशन भी होती है इसमें, और रिडक्शन भी होती है, तभी तो ये प्रोसेस चलेगा। फिर तीसरी चीज जो इसमें हमने पढ़नी है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को हम रेस्पिरेटरी चेन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें एटीपी की सिंथेसिस होती है। सो इसमें जो आप लोगों ने एटीपी की सिंथेसिस पढ़नी है ना, एटीपी की सिंथेसिस पढ़नी है, वो बेसिकली आप लोगों ने इसे बोलना है कि ये एटीपी की सिंथेसिस जो है ये इसमें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होती है। कल भी इसके बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जब भी होगी वो बेसिकली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। ठीक है जी, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। सो इसमें आप लोगों ने एक और चीज पढ़नी है कि अगर आप लोगों के पास 1NADH2 या NADH हो तो वो कितने एटीपी के इक्वल एनर्जी देता है, और 1FADH जो 2 है वो कितने एटीपी के इक्वल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है बेटे, याद रखिएगा कि एक NADH जो है वो 3 एटीपी के इक्वल एनर्जी देता है, 3 एटीपी के इक्वल एनर्जी देता है, यानी कि इससे इतनी एनर्जी मिलती है कि 3 एटीपी की सिंथेसिस हो सके, और FADH2 से इतनी एनर्जी निकलती है कि इससे 2 एटीपी की सिंथेसिस हो सके, यानी कि 2 एटीपी और 3 एटीपी के इक्वल की एनर्जी बेसिकली ये जो सिस्टम है जो आप लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसमें होता है। सो हमारे पास जनरली एक कंसेप्ट मौजूद है, हम पढ़ते हैं कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है वहां पर परफॉर्म हो रही होती है। तो हम जनरली से बोलते हैं कि हमारे पास इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो क्रिस्टल होते हैं उस पे परफॉर्मेंस होगी। कैसे होगी पहले हम ये देख लेते हैं। सो आप लोगों के पास एक एंजाइम है जिसको एंजाइम क्यू का नाम देते हैं, ये चीज है आपके पास। फिर आप लोगों के पास एक और इसमें जो है वो स्ट्रक्चर मौजूद है जिसको आप आगे पढ़ेंगे, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। तो इसमें सबसे पहले आपके पास आएगा साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम के बाद साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम के बाद साइटोक्रोम ए, और ए के बाद साइटोक्रोम A3। तो ये एक मैंने लाइन सी आप देखेंगे डाउनवर्ड बनाई है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप लोगों के पास जो प्लास्टो सॉरी ये जो कोर एंजाइम क्यू है ये हाईएस्ट एनर्जी पे है, और ये सेकंड हाईएस्ट एनर्जी पे है, स्टेट पे है, ये इससे कम एनर्जी की स्टेट पे होगा। तो एक सीरीज बन गई है जो कि ये सारा का प्रोसेस जो है बेसिकली कहां हो रहा होता है, इनर मेम्ब्रेन पे मौजूद होता है। सो ये जो रिएक्शन है इसको हम इस तरह से जस्टिफाई भी करते हैं कि आपके पास ये जो अपर है ये हाई एनर्जी स्टेट है, और लो जो है ये बेसिकली आपके पास ये पॉइंट जो है वो लो एनर्जी को शो करता है, और ये जो है ये हाई एनर्जी को शो करता है।
यहाँ पे एनर्जी जो है हाई होती है। सो सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि NADH जो है, ये आपने पढ़ा है कि NADH से हमारे पास NAD+ बनता है, यानी कि NADH जो है वो बेसिकली क्या होगा, यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन होगी और कोएंजाइम क्या है, रिड्यूस हो जाएगा और इसका जो एक NADH बन जाएगा। इसी के साथ दूसरा एक और कंपोनेंट भी होता है जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि FADH2 जो है वो भी अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है और खुद FAD बन जाता है पॉजिटिव। ठीक है जी। सो ये दोनों चीजें जब यहां पर होती हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है जिसको मैंने रेड से शो किया है, ये इसके पास आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है यहां से इस की तरफ। जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट करता है तो याद रखिएगा एटीपी का एक मॉलिक्यूल यहां पर फॉर एग्जांपल जनरेट हो रहा है, ये याद रखिएगा। एडीपी से हमारे पास एटीपी की फॉर्मेशन होती है, एटीपी की फॉर्मेशन होती है। सो ये जो एटीपी यहाँ पे जर्नल बताया गया कि एटीपी की, अब ये नहीं बताया कि 3 हो रही है, 4 हो रहे हैं, 5 हो रहे हैं, वो मैंने आपको एक एग्जांपल बता दी थी ऊपर। ठीक है, तो कोएंजाइम Q जो है ये बेसिकली NAD से और FADH2 से बेसिकली क्या रिसीव करता है, इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन यहां से निकल जाते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट की तरफ यहाँ पे जंप करते हैं। जब ये जंप करता है तो इसमें मूवमेंट आती है इलेक्ट्रॉन्स की। ये फॉर एग्जांपल ये लिंक है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, ये लिंक है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा। तो जब साइटोक्रोम के पास पहुंचता है, साइटोक्रोम से साइटोक्रोम C की तरफ जाते हुए भी एक, याद रखिएगा यहाँ पर एटीपी का मॉलिक्यूल जनरेट होता है। एडीपी से एटीपी का मॉलिक्यूल यहाँ पर जनरेट होगा। जर्नल समझ लें, फिर उसके बाद मैं डिफरेंस बता दूंगा क्या क्या होता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स, मूविंग इलेक्ट्रॉन है, जंप कर रहा है, जंप करता जा रहा है, जंप करता जा रहा है और फाइनल पहुंचेगा। सो यहां पर याद रखिएगा जब साइटोक्रोम A3 के पास इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन है, फॉर एग्जांपल 2e इलेक्ट्रॉन है। सो ये जो इलेक्ट्रॉन है एक्चुअली, अब ये कहां जाए, सीढ़ियां तो खत्म हो गई हैं, तो एक्चुअली आपके पास मौजूद होता है यहां पर हाफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। ठीक है, हाफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन होती है। ये हाफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो है ये रिसीव करती है इस इलेक्ट्रॉन को और इस इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगी और जो प्रोटॉन आयन है यहां पर मौजूद होंगे, प्रोटॉन आयन, क्योंकि देखिए ना ऊपर से अगर यहां पर देखिए कि अगर इसने इलेक्ट्रॉन इसको दिया है तो हाइड्रोजन कहां चला गया, वो जाहिर बात है यहां पर शिफ्ट हो रहा होगा हाइड्रोजन। तो ये प्रोटॉन या हाइड्रोजन जो है ये बेसिकली क्या करेगा, इस हाफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन और ये और इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बनाएंगे, वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब जब वाटर का एक मॉलिक्यूल बनता है तो तब भी फ्री एनर्जी निकलती है, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है यहां से भी याद रखिएगा आपके पास एटीपी का एक मॉलिक्यूल बनता है और एडीपी से। ठीक है जी। सो ये आपके पास था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। फॉर एग्जांपल आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये क्वेश्चन आप लोगों से जनरल पूछ जाए या ये मोस्टली आप लोगों याद रखिएगा, आप लोगों के पास पेपर में भी ये आता है कि ये जो आपके पास फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, तो आप कहेंगे ऑक्सीजन का ये जो हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन है ये है। जी एसन साहब।
सर ये जो सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी है ये बी से सी में जाते वक्त होगा ना? हाँ जी, बी से सी में। सर सही हो गया, बस ये बी देखो। से साइटोक्रोम बी से जब साइटोक्रोम सी की तरफ जाएगा तब होगा। क्लियर है? ऐसा। जी जी वैसे। सर ये हाइड्रोजन कहाँ से आया? बेटे जारी बात है, ये जो है FADH2 जो है, जब जी ये सर। बेसिकली अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इसको बेसिकली ये रिड्यूस कर रहा है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो प्रोटॉन भी तो निकलेगा ना। ठीक है सर। हाँ जी। सो इन सब के साथ इनऑर्गेनिक फास्फेट लगा देंगे हम। सारी बात है, यहाँ पर भी इनऑर्गेनिक फास्फेट है, इनऑर्गेनिक फास्फेट है, क्योंकि इसके बगैर तो कंप्लीट ही ना होगी। इनऑर्गेनिक फास्फेट है। जी फातिमा। नहीं पढ़ा मैंने पूरा साल, अब क्या होगा मेरा हाल। ई आएगा डी आएगा, बच ना पाऊंगा इस बार। नहीं पढ़ा मैंने। फातिमा याद थी? ठीक है बेटे, ये तो बहुत अच्छी हो गई। आप तो शायरा हैं। चलें फिर, आप कल क्लास लीजिएगा, ठीक है? अल्लाह हाफिज। चलें, मारिया तो गई काम से। अच्छा बेटे, जो है आप लोगों ने एक्चुअली अब ये जो है इसकी थर्मोडायनामिक्स जो पढ़नी है। जी से मेरा सर ये जो NADH है ये सिर्फ एक प्रोटॉन दे रहा है या दो? कितने देने चाहिए? 2। हाँ जी, 2 ही देगा, जाहिर बात है। तो टोटल 4 वो हो भी मैं जाएंगे बताता हूँ, मतलब। अभी ठहर तो रहे कि बनाना है, अभी आगे समझाना है मैंने इसको। ठीक है बेटे? जी अलीना। जी बेटे। सर आपने यहाँ पे जो लिखा है बी से सी के दरमियान एटीपी बनेगा और A3 के दरमियान, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि साइटोक्रोम बी और साइटोक्रोम A3 के पास फेज होता है, बाकियों के पास नहीं होता। हाँ, ये नहीं कह सकते इसको। मैं इसको भी समझाता हूँ क्या है ये एक्चुअली। मैं इसको भी समझाता हूँ। पहले आप लोग बेटे ये बजट सिर्फ देख लेंगे। अगर आपके पास एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हो और इसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन करनी हो, तो जाहिर बात है आप लोगों ने पढ़ा है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की कंप्लीट ऑक्सीडेशन करने में क्या क्या रिक्वायरमेंट आपके पास होती है। जी बेटा लीना। एक सर ग्लाइकोलिसिस होता है, क्रेब्स साइकिल होता है, पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जी कंप्लीट में। मैंने तो ये पूछा ही नहीं। बेटे मैंने तो ये क्वेश्चन पूछा ही नहीं, सर मैं तो करवाने लगा हूँ। क्वेश्चन नहीं पूछा बेटे मैंने, मैं तो ये करवाने लगा हूँ। ठीक है बेटे? बेटे थोड़ा सा वेट करेंगे ना तो आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। आप लोगों ने सेलुलर रेस्पिरेशन में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को कंप्लीट ऑक्सीडेशन करनी है, तो आप लोगों के पास एक होना चाहिए पाथवे। ये है आपके पास पाथवे। सो कौन से आप लोगों ने पाथवे पढ़े हैं जी? बेसिकली आप लोग कहते हैं कि सर हमने एक पाथवे पढ़ा है, इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। ठीक हो गया। दूसरा आप लोगों ने पाथवे पढ़ा हुआ है लिंक डायरेक्शन, पहले इसको देखेंगे फिर आगे चलेंगे। सो पाथवेज में आप लोगों ने पढ़ा कि सर इसमें सबस्ट्रेट लेवल की फास्फोराइलेशन कितनी होती है और ऑक्सीडेटिव लेवल पे या ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कितनी होती है। और नेक्स्ट आप पढ़ेंगे बेटे इसमें टोटल कितना बनता है, और टोटल को मैं यहां पर रेड से लिखूंगा ताकि आप लोग समझ जाएं। सो ग्लाइकोलिसिस में याद रखिएगा आपके पास सबस्ट्रेट लेवल पे 2 ATPs जो है वो जनरेट होते हैं सबस्ट्रेट लेवल पे डायरेक्ट, और ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन जो है जब ये बेसिकली होगी
जी बेटे मारिए। सर आप यहाँ पे डिफरेंस करवा रहे हैं या सबस्ट्रेट लेवल एंड ऑक्सीडेटिव हाँ फॉस्फोराइलेशन जी, के इसके बारे मैं एनर्जी बजट बताने लगा हूँ। ओके एक ग्लूकोज की कंप्लीट ऑक्सीडेशन, ग्लाइकोलिसिस इसमें 1 टाइम होगा, लिंक रिएक्शन में 2 टाइम्स होगा, क्रेब्स साइकिल्स में 2 टाइम्स होगा। ठीक है बेटे, ये मैं करवाने लगा। सो और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में आपके पास 4NADH से एनर्जी लेते हैं हम, या हम सिंपल कहते हैं कि इसमें ये बताएं कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में आपके पास कितने NADH बनते हैं। तो आप कहेंगे सर फॉस्फोराइलेशन में, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में अगर हम देखें तो हमारे पास 2NADH बनेंगे, और इसका टोटल क्या होगा हमारे पास, कितने हम टोटल ATP इसमें से ले सकते हैं। तो याद रखिएगा हम इसको यहां पर 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। याद रखिएगा हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और यहां पर हमारे पास आ जाएगा 4। अब ये स्टूडेंट्स के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है कि सर 4 कैसे। एक बात आप लोग याद रखिएगा, ग्लाइकोलिसिस में जो NADH बनते हैं वो कभी भी जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में शिफ्ट नहीं होते, वो सिर्फ अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं प्रोवाइड करते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस वाले NADH जो हैं वो जस्ट इलेक्ट्रॉन देंगे, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में एक्सेप्ट नहीं होंगे। तो नॉर्मली हमने ये पढ़ा था कि आपके पास NADH जो है, एक NADH से 3 ATP के इक्वल एनर्जी देते हैं, लेकिन ग्लाइकोलिसिस वाला जो NADH है वो सिर्फ 2 देगा। ये इसमें एक्सेप्शंस है, इस वजह से हम 4, और यहाँ पर टोटल जो है वो हमारे पास आ जाएगा, इसका 6 आ जाएगा। फिर दूसरी स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं, हमने रिएक्शन पढ़ा हुआ है लिंक्ड रिएक्शन या पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन। सो पायरुविक ऑक्सीडेशन में हमारे पास सबस्ट्रेट लेवल में कोई एटीपी सिंथेसिस नहीं होती, जबकि हमारे पास याद रखिएगा 2NADH2 बनते हैं, और यहां पर इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम, याद रखिएगा 3 के साथ, क्योंकि ये विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया हो रहा है, और इसके जो NADH है वो एक्चुअली 3 ATP के इक्वल एनर्जी देते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास 0.6। सो यहां पर आपके पास आ जाएगा 0.6, जबकि थर्ड स्टेप आप लोगों ने पढ़ा हुआ है दैट इज कॉल्ड क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में आपके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कितने होते हैं जी, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है उसमें हमारे पास सबस्ट्रेट लेवल में कितने एटीपी बनते हैं, तो 2 बनते हैं। कल हमने ग्लाइकोलिसिस क्रेब्स साइकिल में ही पढ़ा था। और कितने NADH बनेंगे, NADH कितने बनेंगे, और FADH2 कितने बनेंगे। तो आप कहेंगे कि सर इसमें आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास टोटल जो है 6 NADH बनते थे इसमें, और इसमें आपके पास 2 FADH2 बनते थे। अब इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं, जाहिर बात है इसको आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसको आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है जी, तो आंसर्स क्या आ जाएंगे, यहां पर आ जाएगा बेटे आपके पास 18, और ये आपके पास 4। 18 और 2 को आप प्लस करते हैं 20, और 20 को 4 के साथ ऐड करते हैं, तो यहां पर आ जाएगा 24। ठीक है, अब इसका टोटल कर लें आप। सो टोटल में आप लोगों को ये पता चलेगा, ये टोटल मैं करने लगा हूं इसका, कि हमारे पास सबस्ट्रेट लेवल पे टोटल 4 ATP बने सबस्ट्रेट लेवल के,
जबकि इसको कैलकुलेट कर लें तो हमारे पास कितने बनेंगे जी? 32 और इसको कैलकुलेट कर लें और इसको कैलकुलेट कर लें तो यहाँ पर आ जाएगा 38, यानी कि ये आप कैलकुलेट करेंगे तब भी आपका टोटल 36 होगा, और जब आप इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तब भी 36 होगा। तो हमें ये पता चला कि ग्लूकोज की एक मॉलिक्यूल को हम अगर कंप्लीट ऑक्सीडाइज करें तो हमारे पास जो नेट एटीपी आते हैं वो 36 होंगे। जी एहसन साहब बताएं जी। सर ये जो आपने ग्लाइकोलाइसिस में सबस्ट्रेट लेवल लिखी है, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन में जो एटीपी वो 2 लिखी है आपने, तो सर हाँ ये जी, 4 2 4 नहीं बेटे होती कैसे 4 होगी मुझे बताएं, सर? मुझे जो 4 एक समझा दो सर बेटे, वो हमारे, टोटल है। हाँ जी, वो याद रखिएगा, हम जब इसको पढ़ते हैं ना कि इसमें ये होगा तो दोनों में इसका डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? अब मैं आपको सिंपल सा डिफरेंस बताता हूं। आपने ग्लाइकोलाइसिस में 2 एटीपी ऐड किए, ऐसे किया ना बट साहब? वो क्या है? एसन जी बेटे, क्या आपने 2 एटीपी ऐड किए थे? सर किसमें? ग्लाइकोलाइसिस में? जी। हाँ जी, 2 इन्वेस्टमेंट में कितने किए थे? 2 जी, 2 यूटिलाइज हो गए थे। हाँ जी, पहले आप देखें 2 इन्वेस्ट किए, यूटिलाइज पहले इन्वेस्टमेंट की बात करें। प्रिपरेटरी फेज में 2 इन्वेस्ट किए कि नहीं बोले? सर हाँ जी, 2 किए इन्वेस्ट, सही बात। हाँ जी, और जब ऑक्सीडेटिव फेज आई तो आपने उसमें से 2 हार्वेस्ट कर लिए। टोटल आपके पास कितने आ गए? 4। तो 2 तो वो थे जो आपने इन्वेस्ट किए थे, तो एक्चुअल कितने आए आपके पास? 2। ये तो 2 इन्वेस्टमेंट वाले थे ना? सर एक्चुअली सर मेरी बात, मेरा क्वेश्चन एक्चुअली ये था कि जब हम जो हमारा जो प्रिपरेटरी फेज होता है, जो पहले वाला वो जो प्रिपरेटरी फेज होता है उसमें तो 2 यूटिलाइज हो जाते हैं, वो एंड जो दूसरे वाला पे ऑफ फेज होता है ना उसमें तो 4 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, तो 4 में से हम कह देते हैं कि 2 हमने यूटिलाइज कर लिया और नेट हमारे पास 2 रह गया। तो हाँ जी, उस तो बेटे मैंने इधर क्या लिखा है? नेट नहीं लिखा क्या? अगर मैं नेट ना लिखता तो यहाँ पर तो अगर वो टोटल सर, अगर वो टोटल पूछे तो क्या कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, तो फिर 4 किएंगे ना? हाँ जी 4। ये मैं पूछ रहा हूँ सर से। और सर मैंने ये पूछना था, ये आपने ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन लिखी हुई है, तो हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीडेटिव तो नहीं होती? ये तो नहीं होती ना, बिल्कुल नहीं होती। लेकिन कल भी मैंने आप लोगों से एक बहस की थी, बल्कि परसों भी, G3P। ऐसे ये देखो, G3P का मॉलिक्यूल होता है कि नहीं होता? पहले तो मुझे ये बताएं। होता है सर। अच्छा, शुक्र है। अब जरा इसको गौर से देखना चाहिए G3P के मॉलिक्यूल को। यहाँ पर टोटल ही है। आप कहते हैं कि सर पार्विक जो G3P का एक मॉलिक्यूल है, अब ये 2 हो जाएंगे, 2 टाइम्स हो जाएंगे, और ये कन्वर्ट होता है कि इसमें 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसिक एसिड में। ठीक है, एग्जांपल मैं दे रहा हूं। तो आप कहते हैं कि सर हमने यहां से एक इनऑर्गेनिक फास्फेट और यहां से एक इनऑर्गेनिक फास्फेट ऐड किया। अब ये बच्चों की तरह मैं समझा रहा हूं, ये एफएससी में आप समझते हैं। और जब इनऑर्गेनिक फास्फेट ऐड हुआ तो इसको हम बोलेंगे फॉस्फोराइलेशन, एडिशन ऑफ इनऑर्गेनिक फास्फेट इज कॉल्ड फॉस्फोराइलेशन। अगर तो वो एडीपी के साथ होगी तो या तो वो सबस्ट्रेट लेवल होगी या ऑक्सीडेटिव होगी। बात समझ आई बेटे? जी। अच्छा, तो फिर बुक में क्यों लिखा हुआ है? फॉर एग्जांपल ये हम इसमें ऐड कर रहे हैं G3P के मॉलिक्यूल में, तो सर हम साथ में ये भी तो ऐड कर रहे हैं कि यहां पर हम क्या ऐड कर रहे हैं कि NAD+ से हमारे पास क्या बन रहा है जी? सर हमारे पास NADH
बन रहा है, या इसको प्लस भी लिख सकते हैं अब, ठीक है। और अगर यहां पर हमने ऐड किया है तो यहां पर भी हमने NaD जो प्लस है ये एक्चुअली क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया, और NaDH प्लस, या इसको हम सिंपल इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह, मैंने दोनों तरीके बता दिए। तो ये एक्चुअली फॉस्फेट जब ऐड होगा तो उसमें से प्रोटॉन निकला है, हाइड्रोजन निकला है, यहां पर आ गया, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हो गई है G3P की, यहां पर इसलिए हम स्लैश में लिखते हैं, ये हमारे पास होगी ऑक्सीडेशन। अब किसकी ऑक्सीडेशन हुई है, ये एक्चुअली G3P की मॉलिक्यूल की हुई है, और रिडक्शन किसकी हुई है, वो यहां पर हुई है, लेकिन क्योंकि फॉस्फोरिलेशन हुई है इसलिए हम ऑक्सीडेटिव और स्लैश में लिखते हैं फॉस्फोरिलेशन। बात समझ आई है कुछ? यस सर, मतलब इसमें भी ऑक्सीडेटिव होगी और उसमें भी होगी। हाँ जी, इसमें ऑक्सीडेटिव जो है किसी और रीजन की वजह से है। इसमें जो ऑक्सीडेटिव मैंने आपको बताई वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में होगी। किस तरह से हो सकती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वो भी मैं आपको इसमें फॉर्मेशन इसकी करके दिखा देता हूं, क्योंकि आप लोगों ने एफएससी में इसको ठीक तरह से नहीं पढ़ा या समझ नहीं आई, तो मैं इसमें आपको एक और कंसेप्ट तरीके से समझा देता हूँ। जी आमना बेटे बोले। सर कल आपने बताया था ना पायरोविक जब लिंक रिएक्शन होगा तब 2 ATPs यूटिलाइज होंगी, तो वो कहाँ पे सब्सट्रैक्ट मतलब वो भी और सर एक और क्वेश्चन था कि हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस में जो नेट ATPs प्रोड्यूस हो रही हैं वो 6 हैं, तो प्रोकैरियोट्स में हम 4 ATPs कैसे लेते हैं? आपको किसी का नेट में 6 है सर ऑक्सीडेटिव और सबस्ट्रेट लेवल मिला के ग्लाइकोलाइसिस हाँ जी चलेगी, टोटल में आप कह दे सकते हैं, टोटल में सर टोटल तो 8 होंगी ना। अच्छा चले ठीक है, इस तरह कर लें। हाँ जी, तो प्रोकैरियोट्स में हम टोटल 4 कैसे लेते हैं कि उनमें प्रोड्यूस 4 हो रही है? मैं बता रहा हूँ जी सुबाहत। सर पहले ये मुझे पहले बता दें कि जो आपने 24 लिखा है ये किस तरह लिखा है, मतलब 2 FADH 2 दे रहा है तो 18 और 4 तो 22 नहीं आना था? हाँ जी ये देखिए ना, 18 4 कितने हो गए, 22 23 24। ठीक है जी सर। और सर वो पॉइंट बता दें जो आमना भी पूछ रही थी, वो पायरोविक कैसे बोला? जी मोहम्मद साहब अहमद। सर ये क्रैब साइकिल में भी जो 2 क्रैब साइकिल में 2 ATP बनेंगे, ये भी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से बनेंगे? नहीं, सबस्ट्रेट लेवल से बनेंगे, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से बनेंगे। जी सर ठीक है सर। अब आप लोग ये पढ़ते हैं कि आपके पास एक्चुअली ये देख लीजिएगा कि ये आपके पास टोटल ATP 40 होते हैं, ये याद रखिएगा। टोटल ATP जो है ना, मैंने टोटल लिखा है यहाँ पर, वो कितने होंगे 40। इसको हम आगे डिटेल में लेके जा रहे हैं। अब ये जो ATP की फॉर्मेशन है ये यूकैरियोटिक में भी होती है, प्रोकैरियोटिक सेल में भी होती है, दोनों में इसकी परफॉर्मेंस है लाइक दिस। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूकैरियोटिक सेल, आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोकैरियोटिक सेल। सो यूकैरियोटिक सेल में हम कहते हैं कि हमारे पास पहले बनेंगे 38 से ये हमारे पास आएंगे 36। जब ये वर्ड 36 आ जाएगा इसका ये मतलब है कि ये हमारे पास एक्चुअली नेट ATP है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हमने लिए। अब ये जो 38 है इसका मतलब क्या है, याद रखिएगा 36 में से 2 माइनस किया तो 38 बना है। तो ये जो 38 बना है इसमें जो 2 ATP का डेफिसिट आया है, एक्चुअली वो क्या आया है कि आपके पास जो पार्विक एसिड ऑक्सीडेशन के लिए जो आप ये माइटोकॉन्ड्रिया है और ये उसकी इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की,
ठीक है। सो जब पायरुविक एसिड जो है ना, पायरुविक एसिड जो इनसाइड मूव करता है ना, वो पहली मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर लेता है। पहली मेम्ब्रेन को क्या करेगा बेटे, इजीली क्रॉस करेगा। तो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज परमिएबल फॉर पायरुविक एसिड, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है इसको जब इसने क्रॉस करना है, यहां से पायरुविक एसिड ने इस इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है, तो यहां पर याद रखिएगा 2 ATP जो है वो क्या हो जाएंगे, यूटिलाइज होंगे। एक पायरुविक एसिड के लिए 1 ATP, 2 पायरुविक एसिड के लिए 2 ATP के मॉलिक्यूल, तो तब ये 38 से 36 पे आ जाता है। और ये 38 का मतलब है यहां पर 2 माइनस हो गए आपके, तो याद रखिएगा आप लोग 2 जो है ATP यहां पर इन्वेस्ट भी तो कर रहे होते हैं। इन्वेस्टमेंट कितनी एटीपी की हुई है, वो 2 ATP की हुई है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है, 2 ATP की हो गई है। अच्छा, बैक्टीरिया जो है उसमें आप लोग बनाते हैं कि इसमें हमारे पास 38 ATP हमारे पास नेट में आते हैं। नेट में हमारे पास 38 ATP आते हैं। तो मुझे बताएं कि बैक्टीरिया में ग्लाइकोलिसिस होगी, आप पढ़ते हैं सर ग्लाइकोलिसिस होती है। बैक्टीरिया में पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन होती है बैक्टीरिया में क्रेब्स साइकिल होता है। बैक्टीरिया में क्या जो आप लोगों ने स्टेप पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जी सर वो भी होगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी होगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी होगी। तो बैक्टीरिया में जो पायरुविक एसिड की ऑक्सीडेशन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में तो नहीं हो सकती, एरोबिक बैक्टीरिया में वो कहां पर होगी, वो विद इन द साइटोप्लाज्म में ही हो रही होगी। तो इसको 2 ATP खर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, इसको एक्चुअली 2 ATP यूटिलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए इसके 38 है। तो सर फिर ये 40 क्यों लिखा आपने, तो 2 आपने इन्वेस्ट भी तो किए थे यहाँ पर, 2 ATP जो है आपने इन्वेस्ट किए थे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं नेट की, नेट ATP की। जब हम नेट ATP लेते हैं तो उसमें हम जो इन्वेस्टमेंट हुई है, जो यूज हुआ है, उसको निकाल लेते हैं। और जब हम बात करते हैं टोटल की, तो टोटल हम 40 को लेते हैं। याद रखिएगा जब टोटल आएगा तो 40 होगा। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नेट ATP टोटल जो है वो इन्वेस्टमेंट के साथ जो बने हैं, वो आपके पास बैक्टीरिया यूकेरियोट में 40 है, लेकिन ये 40 पीछे रह जाता है। आप इस 40 को छोड़ दें कि 2 ATP यूटिलाइज हुए हैं, आप कहेंगे इसमें आपके पास नेट ATP जो है वो 36 है। अगर टोटल में भी 2 वैल्यू आ जाती है, 38 जो है वो कैसे, फिर अगर टोटल अगर आपको कह भी जाता है कि 38 बनती है, इसमें भी 38 बनती है, इसमें 36 है, टोटल दोनों के सेम हो गए। टोटल तो दोनों के 38 है। एग्जांपल जो अगर इन्वेस्टमेंट वाला निकाल दें तो इसमें 2 ATP आप यूटिलाइज कर रहे हैं, कहां पर, एक्चुअली वो पायरुविक एसिड की शटलिंग में यूज हो रहे हैं। और 38 क्योंकि यहाँ पे पायरुविक एसिड नहीं है तो वो इसलिए हम यहाँ से 2 रिमूव करते हैं। सर काइंडली आप टोटल कैलकुलेट कर देंगे, टोटल यूकैरियोटिक के केस में। और बेटे तो मैंने मतलब ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है सर, ये करें ना ऐड करेंगे तो वो तो 38 आता है, 40 तो नहीं आता। अगर हम NADH से मतलब कि एक NADH से ग्लाइकोलिसिस वाला जो NADH बना है उससे हम अगर 2 ATP बनाते हैं तो फिर वो 38 टोटल आता है, 40 तो नहीं आता। मेरी बात सुनो अहमद, या तो आपको समझना नहीं आ रहा या मुझे समझाना नहीं आ रहा। मैंने 1 ग्लूकोज कंप्लीट ऑक्सीडेशन लिखा है बेटे, इसका मतलब है आपने जो इन्वेस्टमेंट की ना 2 ATP वाली वो खत्म। ठीक है, 2 इन्वेस्टमेंट वाली की थी ना वो खत्म, 2 आपने यूटिलाइज किए थे वो भी खत्म। ये एक्चुअली हम ले रहे हैं नेट के लिए, नेट ATP के लिए ले रहे हैं। सर ग्लाइकोलाइसिस में जो मतलब बना है NADH, उससे भी 3 ATP प्रोड्यूस होने चाहिए।
तब भी 40 बनेंगे, तो 2 उधर वो कंज्यूम बेटे ग्लाइकोलिसिस मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ये बात कि आप लोग को शायद समझ नहीं आ रही कि ये NADH कभी भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं जा सकता। ये सिर्फ अपने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है और उन इलेक्ट्रॉन से सिर्फ 4 ATP के इक्वल एनर्जी निकलती है। देखिए मैंने आपको ये बताया है अहमद, आप समझें कि NADH जो है, एक NADH जो है वो 3 ATP के इक्वल एनर्जी देता है। ये NADH जो है ये वो वाले NADH है जो क्रेब्स साइकिल में बने हैं या पायरुविक एसिड में बने हैं। ये पायरुविक एसिड के लिए हम टर्म यूज करते हैं, बुक्स में ये लिखी हुई है। जो ग्लाइकोलिसिस में हम NADH यूज करते हैं और 2 ATP के इक्वल एनर्जी देता है बस, यानी कि वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है और उस इलेक्ट्रॉन से हम सिर्फ 2 ATP बना सकते हैं। बेटे ये बुक में, फेडरल की बुक में, बलोचिस्तान की बुक में, पंजाब में नहीं लिखा, बाकी सारी बुक्स में ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, याद रहेगा अहमद? जी सर। याद रखो कि ये जो ग्लाइकोलिसिस आप कहते हैं कि सर यहां पर आना चाहिए 6 फिर 38 होना चाहिए, मैं कहता हूं बेटे जो NADH ग्लाइकोलिसिस वाला है ना वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाता ही नहीं है, वो सिर्फ अपना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है। वो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को क्रॉस करता है, इनर पे वो रुक जाता है और सिर्फ अपने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है। वो इलेक्ट्रॉन इतने कम होते हैं कि वो सिर्फ 4 ATP के इक्वल एनर्जी बनाते हैं। तो 4 को 2 के साथ आप प्लस करें तो आपके पास 6 आ जाएगा। यहां पर आपके पास 3 NADH है, 2 NADH है, ये आपके जो है बेसिकली पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन में बने, तो इससे 6 एसिड जो है इक्वल ATP एनर्जी आएगी। यहाँ पर 6 है, यहाँ पे 2 है, 18, 4 और इन सबको प्लस कर ले तो 24। आप मुझे बताएं कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू का सम सेम नहीं है। ये जो मैंने टेबल बनाया है ये एक्चुअली टेबल जो है वो नेट ATP के लिए है। ठीक है सर, असल में मेरा पॉइंट ये था कि मतलब अगर NADH जो ग्लाइकोलिसिस में प्रोड्यूस हुए हैं अगर उससे 6 ATP बनते हैं 2 से, हाँ जी, तो वो टोटल बनेगा 40 और 2 कंज्यूम हो गए ग्लाइकोलिसिस में। मैं समझ गया हूँ। आप कहते हैं सर अगर आप टोटल के लिए लें तो NADH से यहाँ पे 6 लिखें, ये कहना चाह रहे हैं ना आप? जी सर, जी सर। बेटे ये कंसेप्ट गलत है, याद रखिएगा। ये NADH कभी, अगर आपने टोटल याद रखना है ना, टोटल करना है, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं टोटल आपने करना है, तो अगर कहते हैं 38 है तो वो एक्चुअली आपके 38 कैसे हैं? वो एक्चुअली 38 ऐसे हैं यूकैरियोटिक सेल में कि जो आपने बेसिकली 2 ATP क्या किए थे, यूटिलाइज किए थे। उसमें से अगर फॉर एग्जांपल ये 38 है, 38 में से 2 आप वो निकाल दें जो आपने यूटिलाइज किए थे पायरुविक एसिड की शटलिंग में, तो 36 बन गए। टोटल हमेशा याद रखिए 40 का बनता है। आप लोग अगर LMS पे जाके वीडियोस भी देखेंगे ना तो वहां पे डॉक्टर साहब ने यही बताया हुआ है और यही बेसिक है। ठीक है, 2 आपने इन्वेस्ट किए थे 40 में, 40 कैसे बने? 2 इन्वेस्टमेंट वाले थे, 2 यूटिलाइजेशन वाले थे और टोटल नेट आपके पास ये आ गया, नेट 36 होगा। ठीक है बेटे? ठीक जी उमामा जी। बेटे बेटे बोले। जी वसीम। सर सर हमारे पास एटीपी इस तरह बनता है कि मतलब एडीपी में जो है ना फॉस्फेट ऐड हो जाता है सर। किसी चीज में अगर फॉस्फेट हो जाए तो उसे फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। बिल्कुल सर क्वेश्चन आया था कि एटीपी किस प्रोसेस से बनते हैं सर? फॉस्फोराइलेशन से या कीमोऑस्मोसिस से सर? बेटे बड़ा अच्छा आपने एक क्वेश्चन किया है, याद रखिएगा एटीपी किससे बनते हैं। बेटे आपने माइक नहीं ऑफ करना आपने। ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है और ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है जी सर। ये जरा देखते जाए, ये इनर मेम्ब्रेन है या इनर मेम्ब्रेन आपको पता फोल्डिंग्स पे होती है, बस इसको इसी तरह याद रखिए।
ये इनर मेम्ब्रेन है। अब यहाँ पर सिस्टम्स लगे हुए हैं, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर एक सिस्टम लगा हुआ है, एक यहाँ पर सिस्टम लगा हुआ है और एक यहाँ पर सिस्टम लगा हुआ है। ये इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है। और आप लोग क्या करते हैं, NADH से NADH बना रहे हैं, ऐसे बनाते हैं ना आप लोग, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। अच्छा जी, ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। सो अब इलेक्ट्रॉन जो है वो बेसिकली आपके पास ये है, इलेक्ट्रॉन जो है वो बेसिकली शिफ्ट होता है इस कॉम्प्लेक्स से इस कॉम्प्लेक्स की तरफ, इस कॉम्प्लेक्स से इस कॉम्प्लेक्स की तरफ। अब जरा समझते जाइएगा, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं, साइटोक्रोम्स लगी हुई हैं, ये इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है बेटे। फिर यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास सर एक इस तरह से कॉम्प्लेक्स होता है, इस कॉम्प्लेक्स को एटीपी सिंथेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटे? एटीपी सिंथेज। तो जब ये अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो प्रोटॉन की कंसंट्रेशन जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में मौजूद होगी। तो ये जो कॉम्प्लेक्सेस लगे हुए हैं जिसको आप कोएंजाइम क्यू बोल रहे हैं, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं, ये इन प्रोटॉन को पंप भी करता है। किस साइड पर? इनर मेम्ब्रेन स्पेस में। ये प्रोटॉन क्या हो गए? इनर मेम्ब्रेन स्पेस में स्टोर हो गए। और क्या हो गया? याद रखिए पंपिंग हमेशा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी, यहां से ये पंप होंगे इस साइड पर। बात समझ आ गई बेटे? जी सर। आप देखिए, अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बन गया। जब ये प्रोटॉन यहां से इस F नोड से होता हुआ एलिमेंट्री पार्टिकल, इसको F1 पार्टिकल भी बोलते हैं, जब यहां से प्रोटॉन गुजरता है फॉर एग्जांपल, तो इस प्रोटॉन की एनर्जी जो है, ये प्रोटॉन आ गया फॉर एग्जांपल, अब इसकी एनर्जी जो है वो यूटिलाइज होती है फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस एटीपी बनेगा। आप लोगों को मैंने लाइन वाइज दिखाई थी इस तरह से सीरी में, एक्चुअल स्टेप ये है। अब देखें कि अब ये जो प्रोटॉन आ गया ये किस में आ गया? लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में है ना, हाई से लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में है, तो ये फिर दोबारा पंप हो सकता है। क्या हो सकता है? पंप हो सकता है। सो एक्चुअली ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन वो बेसिकली ये जो कॉम्प्लेक्सेस से मूव कर रहा है, जिसको हम कोएंजाइम क्यू बोल रहे हैं, साइटोकॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं, A3 बोल रहे हैं, तो यहां से बेसिकली क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस की वजह से ये जो पंप्स हैं ये बेसिकली प्रोटॉन को लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ पंप कर रहे होते हैं। अगर ये पंप नहीं ना करेंगे तो ये ग्रेडियंट मेंटेन नहीं होगा। अगर ये ग्रेडियंट मेंटेन नहीं होगा तो प्रोटॉन यहां से नीचे नहीं आएंगे, प्रोटॉन नीचे नहीं आएंगे तो एटीपी की सिंथेसिस होगी। तो एक्चुअली इसको हम बोलते हैं केमियो ऑस्मोसिस। मतलब सर ये मैकेनिज्म को कीमोस्मोसिस कहेंगे? हाँ जी, इस पूरे मैकेनिज्म को। और यहाँ पे अब आपका क्वेश्चन क्या था? सर मैंने कहा कि अगर ऑप्शन में दिया हुआ हो कि जो एटीपी किस प्रोसेस से बनता है, फॉस्फोराइलेशन से या कीमोस्मोसिस से, अभी मतलब समझ आ गया कि मैकेनिज्म को जो सर जी सर ये जो आपने प्रोसेस बताया कि प्रोटॉन को मतलब जो मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन तक जो स्पेस है वहां पे लेके जाते, सर इसका थोड़ा ऑपोजिट प्रोसेस लाइट रिएक्शन में नहीं था सर? हाँ जी, वो सर भी कीमोस्मोसिस था जी। सर बिल्कुल, इन दोनों थोड़ी कंफ्यूज है सर, अगर आप बेटे उसमें देखें, इसमें जो है वो मैट्रिक्स की तरफ है, उसमें स्ट्रोमा की तरफ होता है, बस ये डिफरेंस है, ठीक है? हाँ जी सही। वो इसका जारी बात है, वो पहले उसको मैट्रिक्स से भेजेगा फिर ल्यूमेन से, वो इसमें मुख्तलिफ है, इसमें ये चीज है, ये केमियोस्मोसिस है। ठीक है, सही है जी, क्लियर है? जी सर। जी बेटे,
उमामा ताहिर। सर आवाज आ रही है? जी बेटे। सर मेरा क्वेश्चन है कि कोएंजाइम Q को NADH रिड्यूस करता है या FADH2? अच्छा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि पंजाब, आप फेडरल की है स्टूडेंट? नहीं, पंजाब की। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, याद रखिएगा। आपकी बुक ने ना दोनों ही बातें लिखी हुई हैं। पंजाब में लिखा हो कि FADH2 और के जो NADH2 भी करेगा और FADH2 भी करेगा। एक्चुअली क्या है कि ये जो कॉम्प्लेक्स होते हैं ना NAD और NAD और FAD जो मैंने आपको बताया है, ये दोनों ही करते हैं पंजाब के मुताबिक, लेकिन इसका कंसेप्ट कुछ मुख्तलिफ है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। अगर आप अपने पंजाब के सिलेबस को देखें, जो कॉमन सिलेबस यानी कि जिसका कंसेप्ट तमाम बुक्स में है, तो वो कहेगा जी कि ये दोनों सही होगा जो मैंने ऊपर बनाया था। कोएंजाइम Q जो है वो दोनों से ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। अगर फेडरल में देखेंगे तो वो मुख्तलिफ है, क्योंकि हमने फेडरल वाला पढ़ना नहीं है। सर ठीक है। जी 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 बेटे। सुमेरा। सर फेडरल बुक में जिस तरह साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्सेस का लिखा हुआ है, तो हम बस पंजाब टेक्स्ट बुक का हाँ, फॉलो पंजाब वाला ही करेंगे, वो नहीं करेंगे। उसमें पहला लिखा हुआ है NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है। दूसरा उसमें लिखा हुआ है साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स। तीसरा उसमें लिखा हुआ है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। 3 कॉम्प्लेक्सेस में होता है। फिर FMN साइटोक्रोम B F1 और इस तरह से सीक्वेंस है, क्योंकि वो बाकी किसी सिलेबस में नहीं है और वो ओल्ड सिलेबस में, न्यू सिलेबस में इतना भी नहीं है, तो इसलिए हम पंजाब वाला करेंगे इसको। ठीक है, थैंक यू सर। जी बेटे, मांगिए। सर हम फोटो एक्सप्लोरेशन करेंगे? नहीं बेटे, सिलेबस में नहीं है, आपका चैप्टर खत्म हो गया जी। ठीक है सर। जी बेटे। एहसान। सर ये जो ATP क्रिस्टी में बनने के बाद मैट्रिक्स में चली जाएगी ना? जी जी, मतलब एक्चुअल साइट इसकी क्रिस्टी है बनने की? क्रिस्टी पे होते हैं सारे पता। एक्चुअली ये जो मैंने कॉम्प्लेक्स आपको दिखाया ना, ये तो बड़ा नॉर्मल सा है। अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन को देखें, फॉर एग्जांपल ये इनर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन जो है वो इस तरह से क्रिस्टी बनाती है। ठीक है, ये क्रिस्टी हो गई। अब यहां पर देखें कि इस क्रिस्टी में आपके पास जो प्रोटॉन पंप और जो आपके पास अटैच है एटीपी सिंथेस, वो एक्चुअली ये है। तो किसकी तरफ है इसका माउथ? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की तरफ है। ये एलैबोरेट करती है। ये क्रिस्टी होती है कैविटी, लेकिन इसका बेसिकली सर जो ATP है वो तो F1 पार्टिकल बनाएगा ना, F0 तो नहीं बनाएगा? F1 पार्टिकल। यहाँ देखिए, प्रोटॉन यहाँ पर आएगा, प्रोटॉन 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 गुजरेगा यहाँ से, प्रोटॉन गुजरेगा। तो यहाँ पर क्या होगा जी, ATP और ये F1 पार्टिकल है यार, ये F1 पार्टिकल। तो ये F1 तो मैट्रिक्स के अंदर आ रहा है ना, मतलब क्रिस्टी में तो F0 ही रहेगा सिर्फ। हाँ जी, सारी बात है, वो उसको कंटेन तो करता है ना। अगर ये कंटेन नहीं करेगा, ट्रांसमेम्ब्रेन नहीं बनाएगा, तो जब ये रोटेट करेगा तो फिसल जाता है ये। सर फिर वो हमसे अगर ये पूछते हैं कि एक्चुअल साइट ऑफ ATP फॉर्मेशन, तो फिर हम मैट्रिक्स क्यों कहेंगे? फिर तो मैट्रिक्स कहना चाहिए, क्योंकि F1 पार्टिकल तो मैट्रिक्स में है। और बेटे, आपको मेरे ख्याल से ना कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ। मुझे ये बताएं, ये पूरा जो है, ये पूरा सिस्टम क्या कहलाता है? एटीपी सिंथेज जी। इसके 2 पार्ट्स नहीं है क्या? F नोड एंड F1 दोनों एक दूसरे के साथ अटैच है, ट्रांसमेम्ब्रेन है ये भी तो देखे ना आप। उसकी फेस टुवर्ड्स द माइटोकॉन्ड्रिया है। फेस जो है F1 पार्टिकल का, वो ये पूरा एलिमेंट्री पार्टिकल है। इसके 2 पार्ट्स है, F1 F नोड F1। F1 जो है वो बेसिकली, क्योंकि ADP जो है वो मैट्रिक्स में होता है, फेस टुवर्ड्स द है,
बन के उसने शिफ्ट कहाँ होना है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होना है। लेकिन अगर ये चीज नहीं होगी, मेम्ब्रेन नहीं होगा, तो मेम्ब्रेन के अंदर जो ये एटीपी सिंथेज है ये भी नहीं होंगे, एटीपी सिंथेज नहीं होगी। ठीक है, इज दैट क्लियर? यस सर। जी जी बेटे, अहमद भट्ट साहब। तुम्हारा आई लव यू कहने का कोई मकसद नहीं था, तुम थैंक्स ही बोल सकते थे अगर मैंने तुम्हारे साथ ड्यूट किया था, ठीक है ना? इसका मतलब ये नहीं है कि तुम आके मुझे आई लव यू बोल दो। हाँ शफीक मेरी बात सुनो, तुम्हारा आई लव यू कहने का कोई मकसद नहीं था, तुम थैंक्स ही बोल सकते थे। बेटे ये कोई बेहतरीन किस्म की अपनी जो है ना वो जात शो कर रहा है कि वो किस जो है वो करेक्टर का मालिक है। वेरी गुड बेटे, वेरी गुड। जी महान। सर मैंने आपसे पूछना था कि जो हमने बुक जिससे पढ़ना है तो आप ये रेकमेंड करते हैं कि हम फेडरल की बुक से पढ़ें या हम पंजाब, कुछ टॉपिक में कहता हूं कि आप फेडरल से करें, कुछ को मैं कहता हूं मोस्टली पंजाब से करें। लेकिन सर आप जो हमें सारे नोट्स लिखवा रहे हैं, अगर हम इन नोट्स के मुताबिक ही बुक से पढ़ें, जैसे ये चीजें हमने पढ़नी, तो वो ठीक नहीं है? हाँ जी वो भी ठीक है बेटे। मतलब जो सर आपने जो पढ़ाया है वो ही हमारा सिलेबस है बेसिकली। जी वही सिलेबस है, क्योंकि आप लोग तो सारी बात है 4 बुक्स को कंसल्ट नहीं ना कर सकते। 4 बुक्स को कंसल्ट करना तो आपके लिए मुश्किल है। इस तरह तो 4 आपकी बायोलॉजी होगी, 4 फिजिक्स की हो जाएंगी, 4 केमिस्ट्री की हो जाएंगी, इसलिए। जी ठीक है सर।